नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान और आपको दिखाने जा रहे हैं। वैसे तो सुबह से ही न्यूज इंडिया आपको पल पल की अपडेट दे रहा है, आपको बता रहा है कि कौन से राज्य में कितने % तक वोटिंग हुई है, लेकिन फिलहाल आपको ताज़ा जानकारी दे दें। बिहार से और त्रिपुरा से यहाँ तकरीबन 68.35% 3.5% वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 66.34% मतदान अभी तक हुआ है। उत्तर प्रदेश में 47.44% मतदान अब तक हुआ है। उत्तराखंड में 45.53% मतदान अभी तक हुआ है। मध्य प्रदेश में 53.43% मतदान अभी तक हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, अंडमान निकोबार में 45.48% मतदान हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में 55.005% मतदान हुआ है। असम की बात करें तो 60.70% मतदान हुआ है। राजस्थान में 41.51% मतदान हुआ है। और इसी तरीके से तकरीबन 1 बजे तक की औसतन वोटिंग की बात करें तो तकरीबन 40% मतदान 1 बजे, दोपहर के 1 बजे, सुबह के 7 बजे से लेकर के मतदान प्रतिशत गिना गया है। हालांकि वोटिंग परसेंटेज 1 बजे तक कम रहा है, लेकिन कहा जा रहा है धीरे धीरे शाम तक ये परसेंटेज और भी ज्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल, और लगातार ये आंकड़ा 60% को पार कर गया है। अगर हम बात करते हैं राज्यों की तो तमाम राज्यों में 50% से तो ऊपर बढ़ ही रहा है, लेकिन 60% से भी ज्यादा मतदान हुआ है। अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की तो यहाँ पर 57.09% मतदान हुआ। मध्य प्रदेश में 53.40% मतदान हुआ है। तो लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है और उम्मीद जताई जा रही है ये आंकड़ा और बढ़ेगा और तकरीबन 70% तक कुछ जगह मतदान होने की पूरी उम्मीद है। और बड़ी खबर भी इस वक्त हमारे पास आ गई, जल्दी से आपको बता दें। इंडिया अलायंस को लेकर के इस वक्त बहुत बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, ने कहा है इंडिया गठबंधन अब पश्चिम बंगाल में नहीं है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि इंडिया गठबंधन में टीएमसी इस गठबंधन का हिस्सा ही नहीं है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि लोगों से उन्होंने भाषण देते हुए अपील किया है कि सिर्फ टीएमसी के लिए वोट दें। वो कह रही हैं कि टीएमसी को वो वोट दें और साथ ही वो कह रही हैं कि पूरे प्रदेश में अब वो गठबंधन में नहीं है। अगर वो कांग्रेस पार्टी को एक भी वोट करते हैं तो वो बीजेपी को 2 वोट चला जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभी तक इंडिया अलायंस में थी, लेकिन आज उन्होंने बड़े मन से आगाज किया है कि इंडिया अलायंस में पश्चिम बंगाल से टीएमसी फिलहाल साथ छोड़ रहा है, नहीं है। और वो ये भी कह रही हैं पूरे प्रदेश की जनता से कि सिर्फ टीएमसी को वोट करें। बिल्कुल, और इंडिया गठबंधन का हिस्सा टीएमसी नहीं है। ममता बनर्जी का ये बयान काफी बड़ा बयान है। আমরা ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স আমায় ভোট দিন। শুনুন, ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স আমি তৈরি করেছি, আর ওটা দিল্লির কথা, এখানকার কথা নয়। এখানে কংগ্রেস সিপিএম ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স করে না, ওরা বিজেপি করে। তাই তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটি ভোট কংগ্রেসকে দেওয়ার অর্থ বিজেপিকে 2টো ভোট দেওয়া। तो पश्चिम बंगाल के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव राजस्थान के अलवर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। अलवर में पहले फेज के मतदान के दौरान बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव से हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रशांत शर्मा ने खास बातचीत की। मंत्री भूपेंद्र यादव जो अलवर से प्रत्याशी, आप देख सकते हैं हर बूथ पे जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि कोई व्यवस्था में कमी तो नहीं है। लोगों को मतदान के लिए भी अपील कर रहे हैं कि घर से निकलें और देश हित में मतदान जरूर करें। भूपेंद्र जी, देशवासियों से क्या अपील करेंगे आज के दिन? बस अधिक से अधिक मतदान करें। जी भूपेंद्र जी, क्या मुख्य मुद्दा आप मानते हैं आज? लास्ट अधिक से अधिक मतदान करें। ये केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, आप देखें कि लोगों से बस एक ही अपील कर रहे हैं कि अधिक से अधिक मतदान करें और ज्यादा से ज्यादा बूथ पे जाकर चेक कर रहे हैं कि क्या माहौल है और कहीं कोई कमी तो नहीं है। अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहे हैं लगातार। बिल्कुल, और बता दें कि पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या के अंसारी परिवार ने राम मंदिर का निमंत्रण स्वीकार किया, जबकि इंडी गठबंधन के नेताओं ने निमंत्रण को ठुकरा दिया। तो आपको बता दें कि जिस तरह से अब लगातार आरोप भी लगने लगे हैं और ऐसे में यहाँ पर
इंडी गठबंधन को लेकर एक बार फिर से निशाना साधा है। पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि अयोध्या के अंसारी परिवार ने राम मंदिर का निमंत्रण स्वीकार किया, जबकि इंडी गठबंधन के नेताओं ने निमंत्रण को ठुकरा दिया और सीधे तौर पर एक बार फिर से इंडी गठबंधन पर सवालिया निशान लगाते हुए पीएम मोदी नजर आए, क्योंकि लगातार इंडी गठबंधन को लेकर वो बयान देते रहते हैं। वो कहते हैं ये गठबंधन है, लेकिन जिस तरह से ये कमजोर गठबंधन बना हुआ है, चाहे सीटों के बंटवारों की बात कर ले, और अब ये ममता बनर्जी का जो बड़ा बयान सामने आया है कि अब टीएमसी इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, अगर वोट करना है तो सिर्फ टीएमसी को वोट करे, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा बयान हो जाता है ममता बनर्जी की तरफ से। अगर वो इस तरह से कहती है तो आप समझिए इस इंडी गठबंधन का क्या होगा अगर अभी फर्स्ट फेज की वोटिंग है और ऐसे में ये बयान आता है। एक अंसारी परिवार है, दो पीढ़ी से ये अंसारी परिवार हिंदुओं के खिलाफ अदालत में जंग लड़ रहे थे, बाबरी मस्जिद के पक्ष में जंग लड़ रहे थे। ये इकबाल अंसारी और उनके पिताजी, ये पूरे परिवार कितने ही दशकों से लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि ये हिंदुओं के पक्ष में जाएगा, तो इतने साल लड़ाई लड़ने के बावजूद भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया। जीवन भर लड़ाई लड़े थे। इतना ही नहीं, जिस समय राम मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम था, तो ये राम मंदिर के जो ट्रस्टी है, वो हर एक के गुनाह गलतियां माफ करके सबको प्यार से निमंत्रण दिया। और आपको जानकर खुशी होगी, ये अंसारी जी स्वयं शिलान्यास के कार्यक्रम में मौजूद रहे, जीवन भर लड़ाई लड़े थे, मौजूद रहे। इतना ही नहीं, अभी जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, तो ट्रस्टियों ने उनको भी निमंत्रण दिया, जैसे कांग्रेस के नेताओं को दिया था, सपा के नेताओं को दिया था, इंडी गठबंधन वाले सभी नेताओं को दिया था, अंसारी को भी दिया। जीवन भर हिंदुओं के खिलाफ कोर्ट में लड़ते रहे, बाबरी मस्जिद के लिए लड़ते रहे, राम मंदिर के विरुद्ध लड़ते रहे, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला तो वो हंसी खुशी के साथ आकर के सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए इसमें हिस्सेदार बने। एक तरफ एक छोटा सा व्यक्ति भाई अंसारी सामान्य परिवार का है, उसका व्यवहार देखिए, और दूसरी तरफ ये कांग्रेस के नेताओं का व्यवहार देखिए, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को ठुकरा दिया। आप जो कि मध्य प्रदेश के दामोह में उन्होंने आज इंडिया अलायंस पर जबरदस्त उन्होंने निशाना साधा है। अब आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें अरविंद मलप्पा की बात कर लेते हैं, जो कि डीएम हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है मुजफ्फरनगर से, और इन्होंने क्या कुछ कहा है जल्दी से आपको सुनवा देते हैं। देशभर में मतदान जारी है, वहीं खुद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं खुद जगहों पर जाकर जायजा ले रहे हैं। हम लोग एक साथ मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं और मेरे साथ मुजफ्फरनगर के डीएम अरविंद जी मौजूद हैं। अरविंद जी, न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। सर, आज मतदान चल रहा है पूरे देश भर में, मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो कितनी विधानसभाओं पर कितने पोलिंग स्टेशन यहाँ पर बनाए गए हैं? देखिए, हमारे पूरा मुजफ्फरनगर में जो ऐसा ज़िला है, ज़िले में 6 कॉन्स्टिट्यूंसी है, लगभग 1972 बूथ्स है। मुजफ्फरनगर का 2 कॉन्स्टिट्यूंसी प्रकाश जी और मीरापुर बिजनौर संसदीय क्षेत्र में आता है, और मुजफ्फरनगर संसदीय क्षेत्र में सरदाना विधानसभा मेरठ का आता है ज़िले का। तो आज के टाइम पे हमारे ज़िले का टोटल 1972 बूथ्स है। 1972 बूथ्स पे पोलिंग पार्टियाँ हैं। इसके अतिरिक्त 169 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट के ऊपर 25 जोनल मजिस्ट्रेट है, उसके ऊपर 6 जोनल, सुपर जोनल, सुपर जोनल प्रेजेंट है। तो लगभग भारी सीएपीएफ का फोर्स भी है, पीएससी फोर्स है, एंड लगभग 83 स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स है ये, और लगभग 1005 बूथ वेबकास्टिंग भी हो रही है। सर, महिला मतदाता के लिए किस तरीके के कुछ खासा इंतजामात पोलिंग सेंटर्स पे किए गए हैं?
देखिए, महिला मतदाताओं के लिए एक तो पोलिंग सेंटर्स पे इनको प्रायोरिटी मिलती है, अलग से लाइन होती है, प्रायोरिटी मिलती है। जैसे आप इधर है तो छाव भी व्यवस्था की गई है ताकि एक तो है। दूसरा अतिरिक्त 6 पिंक बूथ्स बनाए जिसको सारे 6 पिंक बूथ्स पे हर विधानसभा एक पे तो सारे पिंक बूथ्स पे महिला ही चारों अधिकारी महिला ही है। हमारे साथ डीएम मुजफ्फरनगर अरविंद जी, जिनका साफ तौर पे कहना है 1972 बूथ पर हर तरीके की सुविधा मुहैया कराई गई है। महिला, बुजुर्गों और हैंडीकैप के लिए खासा सुविधाएं जो हैं इन बूथ्स पर मौजूद हैं। और वहीं महिलाओं के लिए 6 पिंक बूथ्स भी बनाए गए हैं जहां पर खुद महिलाएं जो है निगरानी कर रही हैं और महिला आसानी से वोट दे सके, इस चीज़ का खासा ध्यान रखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट भूषण के साथ भावना, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल, और ये 2 शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। अपने इस अभियान में लोग हमारी आस्था पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। यहां जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हें तो भारत माता की जय बोलने तक में आपत्ति थी। और वहीं मुजफ्फरनगर के एसएसपी से खास बातचीत की है हमारी सहयोगी भावना सिसोदिया ने। एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक जी मेरे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी, किस किस तरीके की तैयारियां बूथ्स पर है, कितनी फोर्स तैनात की गई है और क्या क्या खास चीज़ों का ध्यान रखा गया? आज जनपद मुजफ्फरनगर में प्रथम चरण का मतदान हो रहा है। यहाँ पर हमारे जितने भी क्रिटिकल बूथ्स हैं उन सब पर सीएपीएफ तैनात है और बाह्य जनपद से आया हुआ सिविल पुलिस बल और हमारा पुलिस बल, तकरीबन 9000 पुलिसकर्मी इस चुनाव में कानून व्यवस्था के लिए ड्यूटीज़ पर लगे हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ पर, और वो बूथ पे भी तैनात हैं। और हम कंटिन्यूस इस बात की निगरानी कर रहे हैं कि 200 मीटर का जो दायरा है, जो इलेक्शन कमीशन के मैनुअल्स में मार्क्ड है, उसका पूरा पालन हो। किसी प्रकार का मोबाइल फ़ोन बूथ के अंदर ना जाए और किसी प्रकार की भी बोगस या फेक वोटिंग ना हो पाए। जो भी कंप्लेंट्स मिल रही है उस पर तत्काल फोर्स पहुंचकर उसका निराकरण करा रही है। कुछ जगहों पर जब हमने मुआयना करा तो ये आरोप भी लगे कि कुछ प्रत्याशी अपने साथ लोगों को लेकर जा रहे हैं बूथ्स पर और जो अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारी कंप्लेंट्स जो आती हैं वो फेक होती हैं। इसमें आपको मैं बता दूं कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के हिसाब से आरओ की अनुमति के साथ प्रत्याशी खुद की एक गाड़ी, इलेक्शन एजेंट की एक गाड़ी और प्रत्येक विधानसभा में एक गाड़ी चला सकते हैं और ये अनुमन्य है। इलेक्शन एजेंट या प्रत्याशी भी अनुमन्य है सेंटर पे जाके पारदर्शी वोटिंग को चेक करने के लिए। उनके पोलिंग एजेंट्स भी वहाँ पर रहते हैं। यदि किसी को धमकी देने की अथवा किसी प्रकार के प्रेशर की बात आती है तो वो तत्काल हमें सूचित करें, हम उस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। क्या अभी तक किसी बूथ से कोई शिकायत वगैरह कुछ मिली है? नहीं, अभी जो भी क्या कहते हैं छोटी मोटी शिकायतें मिली हैं वो मान लीजिए कहीं पर लाइन की है या कहीं पर किसी मतलब भीड़ की है, लेकिन ऐसी कोई इलेक्शन एमसीसी रिलेटेड कोई शिकायत अभी तक नहीं आई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थे एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हर तरीके की चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है और भारी मात्रा में पुलिस बल जो है हर बूथ पर तैनात है। वीडियो भूषण के साथ भावना, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। तो तैयारी बड़ी जबरदस्त है, लेकिन ऐसे में तैयारियों में आपसे अपील करना हमारा काम है और हमारे तमाम पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन अपील आपसे यही है कि 5 साल के कसर को अपने फर्स्ट फेज के इस वोट में जरूर निकालें, घरों से बाहर निकले और मतदान जरूर करें। याद रखिए, आपका मतदान राष्ट्र के निर्माण में एक अहम किरदार निभाता है। अगर आज आपने अपने घर से निकलकर मतदान नहीं किया तो अगले 5 साल तक किसी भी राजनीतिक नेता से
कोई भी शिकायत करने का अधिकार आपको नहीं होगा। जल्दी से स्वागत करिएगा हमारे साथ। बातचीत करने में आज हमारे साथ मौजूद है महेश वर्मा, नेता भारतीय जनता पार्टी के, विक्रम लोहिया, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, नाज़िम खान, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, विपिन शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, के शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, दिनेश सिंह गेट, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। शुरुआत करेंगे भारतीय जनता पार्टी से। महेश वर्मा जी, नेता भारतीय जनता पार्टी के, इस बार का जो एजेंडा है वो तो तय है। क्या मोदी की गारंटी पर इस बार फर्स्ट फेज में जनता भरोसा दिखा रही है? इसी का नतीजा है कि कहीं आपको ये वोट प्रतिशत अगर कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं तो हमारे चुनाव कैंपेन के अगर हमारे चुनाव अभियान को आप अगर कहीं गौर से देखें और उसका एनालिसिस अच्छे से करें, तो हमारे ये जो इंडी गठबंधन के मित्र हैं, जो बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे हैं, कहीं कह रहे हैं कि भाई हम महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे। इनकी देखिए महिला कितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं, यही 102 प्रत्याशी आज जो प्रथम चरण का है उसी में देख लीजिए कि इनकी महिलाएं कितनी हैं। 50% की आप ढकोसला कर रहे हैं और आप महिलाओं को टिकट नहीं दे रहे हैं। इसी प्रकार से आप मुसलमान समय कम है, ढकोसला कर रहे हैं। विक्रम लोहिया जी, आप 102 सीटों पर देख लीजिए कितनी महिलाएं कांग्रेस की तरफ से लड़ रही हैं। ढकोसला है ये, आप जो कहते हैं वो करके नहीं दिखाते और इसका जवाब 4 जून को मिलेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी ढकोसला करने का काम नहीं करती। प्रधानमंत्री जी से बड़ा झूठा व्यक्ति इस देश के अंदर ना अवेलेबल है ना कोई होगा। आप जरा प्रवक्ता साहब अपने कान खोल करके सुन लीजिएगा। देश की जनता की जो मांग है आपका उस तरफ ध्यान नहीं है। जिस प्रधानमंत्री जी के राज के अंदर किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे हो और आप रुको ना, जवाब दे रहा हूं, महिलाओं पे भी आ रहा हूं। महिलाओं को रोंदने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया, मणिपुर की बच्चियों को निवस्त्र करने का प्रधानमंत्री जी की डबल इंजन की सरकार ने किया। आप बैठ करके ढकोसले की बात कर रहे हो। मणिपुर के साथ जो हुआ, जो बच्चियों के साथ पहले बच्चों के साथ हुआ, आप क्या हमारे साथ बैठ करके ये मजाक करने का काम कर रहे हो? आप यहाँ बैठ करके ध्यान बांटने का काम कर रहे हो। पूछना चाह रहा हूं कि अरे मणिपुर की बच्चियों के साथ क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, अभी खबर हमने पढ़ के सुनाई। विक्रम जी, टीएमसी कह रही है आपके साथ गठबंधन में नहीं है, कह रही है नहीं है। और आपको मणिपुर की याद आती है, आपको संदेश खाली क्यों नहीं याद आता? संदेश खाली क्यों नहीं याद करते आप? संदेश खाली पर क्यों विपक्ष चुप रहता है? दिनेश सिंह खाली पर क्यों चुप रहते हैं आप लोग? दिनेश जी, तो जिस तरह से लगातार हम ये देख रहे हैं कि इंडी गठबंधन एकजुट नहीं है, अब ये देखिए ममता बनर्जी ने, सर रुकिए महेश विक्रम जी, बाकी गेस्ट भी सवाल करने दीजिए, बाकी गेस्ट भी बने उनसे सवाल करने दीजिए। दिनेश जी, ठीक है विक्रम सर, ठीक है। दिनेश जी, क्या माने टीएमसी की जो बड़ी नेता है ममता बनर्जी है, वो इतना बड़ा बयान दे देती है कि इंडी गठबंधन का हिस्सा टीएमसी नहीं है, क्या मायने निकाले इसके? अभी टूट रहा है गठबंधन पहले फेज में, तो आगे आपको लग रहा है आगे चल पाएगा ये? मुझसे कुछ नहीं, दिनेश जी से। जो गठबंधन था वो पहले भी आधे अधूरे मन से ही चल रहा था, क्योंकि देखिए पहले भी जैसे उस तरीके से अधीर रंजन चौधरी और जो दीदी इनके बीच में जो था वो साफ नजर आता। दूसरा जैसे कि महिलाओं के बारे में और जैसे उनके बारे में जब बच्चे नहीं कर रहे थे कांग्रेस को, उसे बोलना चाहूंगा कि राजस्थान में जैसे कुछ घटना 1-2 हुई थी, उसके बाद में वहाँ के एक बड़े मंत्री बयान देते हैं कि भाई ठीक है कि यहाँ पर इस पर घटना ज्यादा इसलिए हो रही है, यहाँ पर मर्दों का प्रदेश है। तो अपने मतलब गिरबान में देखिए झांक के देखना चाहिए। बाकी देखिए ये जनता है, मतलब पब्लिक है, सब जानती है अपने तरीके से। पहले फेज का चुनाव है, थोड़ी वोटिंग कम हो रही है, तो देखिए अगेन मैं भी अपनी तरफ से अपील यही करना चाहूँगा आप सबकी तरफ से कि भाई जो घर में जलपान आपने पहले जो सुबह किया वो कर लिया है, शाम का जलपान करने से पहले शाम का नाश्ता करना है, चाय पीनी। आपकी आवाज बहुत क्लियर है दिनेश जी। नाज़िम खान जी, हर बार के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स सबसे बड़े अहम किरदार को प्ले करते हैं। मैं एक बार आपकी आवाज ठीक करिएगा पीसीआर दिनेश सिंह जी, उनकी आवाज क्लियर नहीं है। नाज़िम खान, मुस्लिम वोटर्स हर बार के लोकसभा चुनाव में या फिर राज्य के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स किस साइड जाएंगे? उनके जो वो आपको क्या लग रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, उनके मैनिफेस्टो में क्या मुसलमानों के लिए कुछ रहा है? हाँ प्रीति जी, देखिए आज मुझे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब की एक बात याद आ गई है। उन्होंने कहा था कि भारत के बेहतर फैसले बिना मुसलमान के नहीं हो सकते, तो आज ये बिल्कुल सिद्ध हो गया। देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर मुस्लिम समाज की महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है, तो देखिए अभी ये मुस्लिम समाज जो है ये वोट इंडिया अलायंस को करेगा या एनडीए को करेगा, वो किस पे करेगा भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि ये जो इलेक्शन है ये इलेक्शन है सिर्फ और सिर्फ विकास का,
विकास को लेकर मुस्लिम समाज जो पूरे ये सोचता है कि मौजूदा सरकार ने ये कहा था कि 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरियां देने का वादा किया था, महिलाओं को सुरक्षा देने का मोदी की वादा किया गारंटी था। भी तो है, तो हाँ, मोदी की गारंटी भी तो, वो तो कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी में मुस्लिम वोट जरूर आएंगे। हाँ सुन तो लीजिए, देखिए जब मोदी जी ने ये कहा कि मुस्लिम समाज की वोट मुझे मिलती है, सबका साथ सबका विकास वाली बात भी आती है और थैंक यू भाईजान वाली बात भी आती है, लेकिन फिर मुझे एक बात पे शक होता है, जब ये पहले लिस्ट जारी करते हैं तो महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छी लगती है। 28 महिलाओं को इन्होंने उसमें नॉमिनेट किया था, लेकिन उसमें मुझे कोई भी ना तो सुमैया नाम नजर आया, ना इकरा नाम नजर आया, ना फातिमा नाम नजर आया और ना ही इसके अंदर मुझे कोई भी ऐसे बेटी का नाम नजर आया जो इन्होंने कहा था थैंक यू भाईजान। तो देखिए वोट तो मुस्लिम समाज की लेंगे, भाजपा भी लेगी और हमारे इंडिया अलायंस वाले भी लेंगे, लेकिन हिस्सेदारी वाली बात आएगी तो दोनों जवाब आपको विपिन शर्मा देंगे, इस पर विपिन शर्मा जवाब देंगे। विपिन शर्मा जवाब दीजिए। देखिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा, मैंने बड़े ध्यानपूर्वक सबको सुना अभी, कि ये तो बात तय है, एक आम आदमी बड़ा जागरूक हो चुका है, हिंदुस्तान का नागरिक, वो भली भांति समझ रहा है कि नामांकन करने गृह मंत्री अमित शाह जब गए उस समय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए बोलिए विपिन जी। देखिए हिंदुस्तान का नागरिक जागरूक हो चुका है, 21वीं सदी है, वो भली भांति समझता है कि तुष्टीकरण की राजनीति कौन कौन दल कर रहे हैं, कोई भी इससे परे नहीं है। यहाँ पर हर एक कोई अपना वोट बैंक साधने की कोशिश करता रहता है और कुछ उपलब्धियां हर एक राजनीतिक दल की होती है, तभी चुनावी मैदान में उतरते हैं, तभी उनको वोट मिलता है, उनका वोट शेयर बढ़ता है या घटता है वो तो चुनावों के नतीजों के बाद तय होता है। लेकिन अगर उनके नाम पे वोट मिलते हैं तो कुछ ना कुछ उपलब्धियां भी होती हैं और कुछ खामियां भी होती हैं, विफलता भी होती है। लेकिन मुद्दा क्या है कि यहाँ पर सही मायने में हमें क्यों हम भूल जाते हैं कि ये वही मुल्क है कि जहाँ पर फूल वालों की सैर निकालने की रवायत रही है, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता, सौहार्द और प्रेम का प्रतीक रहा है। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, तो अमल कितना होता है। और बड़ी जरूरी बात मैं चाहता हूं आपके दर्शकों तक जाए कि एक पहल, देखिए रहनुमा तो हर कोई बन सकता है लोकतंत्र में, कि समाज के तबके के लिए बोले कि हम मुस्लिम भाई बहनों के रहनुमा हैं, उनका उद्धार चाहते हैं, और सही मायने में कौन कर रहा है ये तो जनता जनार्दन तय करेगी लोकतंत्र के महापर्व में। और एक पहल योगी आदित्यनाथ ने करी, देखिए अभी चुनौतियां बेशुमार हैं और अभी कोई राम राज्य नहीं आ गया। मैं दोनों सिक्के के दोनों पहलुओं को जाकर करूंगा संक्षेप में। एक पहल करी कि मदरसों को हाईटेक करते हैं, मेन स्ट्रीम में लेके आते हैं, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, लेकिन वहां पर भी दिक्कत आई विपक्ष को। लेकिन दूसरी बात है, अंग्रेजी का एक शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा, डिसेंट, देयर शुड बी रूम फॉर डिसेंट, कि आप 2014 से लेकर 19 तक तो ईडी सीबीआई खामोश रही, अब ज्यादा ही मुस्तैदी दिखाई जा रही है। तो ये जो बात है दुरुस्त है। विपक्ष का जो ये एक आरोप है भाजपा के कि सीबीआई का दुरुपयोग अगर हो रहा है या मुस्तैदी, मैं दुरुपयोग नहीं बोलूंगा शब्द, लेकिन अगर मुस्तैदी का दिखा रहे हैं। विपिन जी रुक जाइए, के शर्मा जी बोलिए। विपिन जी, मैं सबसे बड़ी बात है कि जो देश में आप जिस तरह से वोटरों को हर कोई लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और हर समाज के लोग अपने समाज के लोगों को इजराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो है आप देखना कि जो वोटिंग जो इस बार जो होगा वो विकास के मुद्दे पे होगा, महंगाई के मुद्दे पे होगा, बेरोजगारी के मुद्दे पे होगा। मुझे नहीं लगता कि 370 या राम मंदिर ये मुद्दा होना चाहिए। देखिए ये हमारे लिए जरूरी है, राम भी जरूरी है और हमारे लिए 370 भी जरूरी है, लेकिन मुद्दा जो बेसिकली जो है रोटी कपड़ा और मकान, ये हमारे देश के सबसे मूलभूत आवश्यकता है जो गरीब अमीर सब खाते हैं। ऐसा नहीं कि चावल अमीर जो है चावल लेकर के कुछ और खाते हैं, वो भी चावल अनाज खाते आप ये कहना चाह रहे हैं जो आंकड़ा सेट किया गया है बीजेपी के द्वारा 370 को पार करने का, वो पार होता हुआ आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, महेश शर्मा जी से जानेंगे इसका जवाब। सर यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा।